हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ग्रामर का पोर्शन आज से हम शुरू करेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर को हमें शुरू करना है। और यहाँ आप सभी ने देखा है कि अधिकतर जो है व्याकरण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं व्याकरण को शुरू करूं, तो जैसा मैंने बताया था कि हम व्याकरण के पोर्शन को ही अब करेंगे। तो चलिए, आज हम इसके पहले टॉपिक वर्ण से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, वर्ण क्या होता है। तो यहाँ से भी आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ मैं बात ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ टीआरई 3 में ये चीज़ पूछी जाएगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य की आप कोई भी पेपर करते हैं, या हिंदी विषय से, यहाँ साहित्य नहीं कहूँगी, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी पेपर आप करते हैं जिसमें आपका ग्रामर पूछा जा रहा है, वहाँ आपको ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है। तो चलिए, आज हम वर्ण के विषय में, जो कि व्याकरण का हमारा पहला टॉपिक हो जाता है, ये क्या होता है। तो देखिए, तो वर्ण क्या होता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। यानी इसको हम शुरुआत करते हैं, कोई भी भाषा जब आप लिखते हैं, या फिर यहाँ पे हम अपनी भाषा हिंदी की बात कर लें, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे हमने अ लिखा, अब आ को तो हम तोड़ नहीं सकते, आ को तो हम तोड़ नहीं सकते, तो ये सभी क्या है, वर्ण है। और जो ये वर्णों का समूह है, जो अ से लेके आप ज्ञ तक पढ़ते हैं, ये सभी क्या है, इन समूहों को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। अब पहला तो हो गया इसकी परिभाषा, जहां से प्रश्न पूछते हैं कि वर्ण क्या है, अधिकतर यही परिभाषा इसमें आ जाती है, तो वो चीज देख लीजिए। फिर पूछते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 55 बताई गई है। हिंदी बाल पोथी में 51 तथा देवनागरी लिपि में 52 होती है। ठीक है, ये अलग अलग चीजों में कितनी बताई गई है वो मैंने आपको बता दी। तो ये जो वर्ण, जहाँ पे हम देवनागरी हिंदी लिपि की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है, आपको बाकी कुछ नहीं ध्यान में रखना है, आपको ये 52 ही ध्यान में रखना है। यानी आपको ये 52 ही ध्यान में रखना है। अगर कहीं पूछ लिया जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 52 ही टिक करना है। ठीक है, और ये जो वर्ण है वो किनके संयोग से बनता है, तो स्वर और व्यंजन के अनुसार ये बनता है। इसमें क्या है, स्वर जमा व्यंजन जब आपस में मिले होते हैं, तो ये 52 जो है हमारे पास आते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 जो है हमारे पास व्यंजन होते हैं। दोनों मिला के जो है हमारा 52 जो है ये बनता है। ये सभी चीजें हैं जो मैं नीचे बता रही हूँ। तो देखिए, स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 11 है। अ आ ई ये जो होता है वो हो गया। वहीं पे व्यंजनों की संख्या क ख ग ग ये जो होता है वो क्या हो गया, व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये 4 होती है। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उसके बाद द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो होता है हमारा ड़ और ये वाला ड, जिसके नीचे ये बिंदी लगी होती है। तो ये भी चीज आप याद रख लें, क्योंकि अलग अलग चीजें भी इसमें पूछी जाती है। तो जहां से प्रश्न बनता है, मैं वो चीजें भी आपको क्लियर करती जा रही हूँ। संयुक्त व्यंजन भी पूछे जाते हैं, और ये संयुक्त व्यंजन किन चीजों को मिल के बनते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो वहां मैं आगे आपको डिस्कस कर लूंगी। अगर मैंने इसमें बताया होगा तो वही डिस्कस करने का, और नहीं होगा तो मैं वीडियो के एंड में ये चीज डिस्कस कर लूंगी। तो देखिए, अब हमने बता दिया, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया भी था। इसके बाद अब बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण, कई बार आपको परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो परिभाषाओं को भी याद रखना है। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, या किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं, तो वो स्वर कहलाते हैं।
और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या जो है इनमें 10 होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अ, आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सभी क्या है? हमारे स्वर हैं। तो यहाँ जो आपका हो गया ये परिभाषा हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पे इसलिए जो है मात्राओं की बात की थी कि 10 होती है और 11 जो हमारा अ होता है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती। तो ये चीज हो गया। अब आगे बात करते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर। ये भी पूछते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो अ, ई, उ, ए, ओ और री, यानी ये कह सकते हैं जिनमें कोई मात्रा ना हो, सीधी सीधी जो चीज आ रही है, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब आप अ बोलेंगे, अ, ई, उ, ए, ओ, री, जल्दी से बोल रहे हैं, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें कि दीर्घ स्वर, देखिए नाम में ही क्या आ गया, दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा। अब कोई चीज बड़ी होगी तो उसको बनने में भी समय लगेगा। तो जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऐ, ओ। तो ये जो है दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो ये चीज हो गई दोनों में अंतर कि ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। ह्रस्व में कम समय लगता है और जो दीर्घ होता है उसमें अधिक समय लगता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इतना याद रखिए। इसके बाद कई बार पूछ लेते हैं कि अग्र स्वर क्या होते हैं। तो देखिए ई, बड़ी, ए, ऐ, ये सब क्या है? हमारे आगे से आवाज आती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे आगे की से आवाज आती है, लेकिन वहीं पे पश्च स्वर, आप बोलेंगे आ तो आपको अंदर से आवाज आएगी, आ, ऊ, पीछे से आवाज सुनाई देती है। वहीं पे अगर छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ बोलेंगे तो वो हमारे आगे से आवाज सुनाई देगी और वहीं पे जो पश्च स्वर पीछे से हमारी आवाज आएगी। फिर बात कर लेते हैं कि मध्य स्वर। मध्य स्वर कहाँ से आएगा? बीच से बीच से आवाज आ रही है। शिथिल, अ, ई, उ। वहीं पे कठोर स्वर, आ, ई, उ, ऐसे। फिर इनके नाम याद कर लीजिए कि किस में कौन सा आता है। देखिए अवर्तुल, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ। वर्तुल, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये वर्तुल हो गया। अर्धवर्तुल, आ। तो इन चीजों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे है, क्योंकि ये चीजें जो है आपके पेपर में अलग से पूछ लेते हैं ये कौन सा स्वर है या कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं नोट्स के तौर पे ही लाई हूँ कि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता चल जाए। फिर बात कर लेते हैं हम व्यंजन क्या होते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाए व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं क की, तो अब क जो आप लिखते हैं वो केवल स्वतंत्र रूप में नहीं होता। ये क्या होता है? क जमा अ, तब ये जो है हमारा क जो है हमें मिलता है, या हमें ख भी ऐसे ही मिलता है। ये पूर्ण रूप से नहीं होता। इनकी संख्या 33 होती है और इनको व्यक्त करने के लिए जो है हलंत का सहारा लिया जाता है। यानी अगर क होगा तो वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वो सही क क्या होता है? ऐसे होता है। ये होता है व्यंजन। और जब इसको हम यहाँ पे अ मिला होता है तो ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम कहेंगे ये पूर्ण नहीं है। इसके लिए हमें स्वर की जरूरत होती है। स्वर मिला के जब इसमें बनता है तो ये वर्ड जो है व्यंजन जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि व्यंजन के भी अनेक प्रकार हैं, अनेक भेद हैं। तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहला आ जाता है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या जो है वो 25 होती है। अब आपने यहाँ बात कर ली कि 33 होती है, तो ये 33 कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ। फिर उसके बाद च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ। ये जो पूरे होते हैं ना, मैं नीचे यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो ये सारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। वहीं पे अंतस्थ व्यंजन की बात कर ले तो य, र, ल, म, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो आप इनको याद रखिए। देखिए य, र, ल, उसके बाद इसमें व नहीं आता, इसमें म आ जाता है, तो ये होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। फिर होता है ऊष्म व्यंजन। श, ये जो चारों ये तीन जो श होते हैं हमारे और उसके अलावा ह होते हैं, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
और ये भी 4 होते हैं। देखिए कई बार इन सब के बारे में भी पूछ लेते हैं ये कौन सा होता है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि 25 जमा 4 जमा 4, तो ये आ गया आपका 33। चलिए अब विस्तार पूर्वक इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श का तात्पर्य क्या होता है? स्पर्श करना यानी किसी को छूना। तो स्पर्श का तात्पर्य क्या हो गया? छूना। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है जिन्हें 5-5 भागों में विभाजित किया जाता है। अब आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि क वर्ग में कौन सा आता है, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। इनको हम इस प्रकार से 5 भागों में बांटते हैं और ये 5 भागों में भी अंदर इनके 5 होता है। तो 5 पंजे 25, तो हर में जो है सभी में 5-5 होते हैं। तो देखिए क ख ग घ ड़ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण हो गया, त वर्ग में आ गया त थ द ध, और प फ ब भ आ गया इसमें प वर्ग में, ये हो गया। अब इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? यहाँ पे ये भी प्रश्न आ जाता है कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए जो चीजें जरूरी थी मैं सारी चीजें वहीं पे लाई हूँ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, क से याद रखिएगा कंठ, ठीक है। क ख ग घ जो कुछ भी बोलेंगे आप क वर्ग बोल रहे हैं तो कंठ हो जाएगा। च वर्ग, तो च वर्ग में क्या आ जाएगा? तालु। ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, प वर्ग ओष्ठ। तो इनको याद कर ले क्योंकि ये जरूर पूछ लिया जाता है कि क्या चीजें कहाँ से, कौन सा इनका स्थान है, ठीक है। देखिए चीजें वही है जो आपने पहले से पढ़ रखी है, लेकिन होता है कि कई बार उन चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी चीजों को एक साथ कवर कर रही हूँ जो जो चीजें इसमें पूछी जाती है, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान से प्रश्न आता है। फिर इसके बाद तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम नीचे ये जो दिए गए हैं। देखिए यहाँ मैंने उच्चारण स्थान के बारे में बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे अघोष, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण की, क्योंकि परीक्षा में इनसे भी पूछा जाता है। तो अघोष व्यंजन कौन से होती है? तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, यानी कि यहाँ पे जो क और ख है ये क्या हो गया? अघोष हो गया। यहाँ और बाकी जो ये 3 हो गए ग घ ङ, ये क्या हो गए? आपके घोष हो गए, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये 3 क्या हो गए? घोष हो गए। यहाँ पे ऐसे ही ये 2 हो जाएंगे अघोष, और आगे जाके इनका जो अ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गए अघोष, फिर ये 3 खत्म हो गए। तो ऐसे करके ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण की। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। वहीं पे दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो गया हमारा? अल्प प्राण, और हो गया दूसरा और चौथा हो गया महाप्राण। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है कि क्या चीज पूछी जा रही है। देखिए जब आपसे अघोष पूछेंगे वहां भी आपको ये 2 ध्यान में रखना है कि ये आगे के 2 हो गए अघोष और पीछे के 3 हो जाएंगे घोष। वहीं पे अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा ये हो जाएंगे अल्प प्राण, दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण। तो ये 4 चीजें आपको पता चल गई। अब बात कर लेते हैं कि अनुनासिक क्या होते हैं। तो अनुनासिक यानी कि जो वर्ण जो है, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि अनुनासिक क्या होते हैं, ये दोनों काट दीजिए। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है ना, इसको याद बस इतना रखिए कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा, यानी जिसको बोलने में अनुनासिक क्या रहे? नासिक। तो नासिका किसको कहते हैं? नाक को। तो यहाँ पे जो जिसको बोलने में नाक से जो है आवाज आ रही है, नाक से जो आवाज लगती है उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, अब यहाँ पे क्या है? य, अंग, य, ण, न, म, नाक से साउंड आ रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा? अनुनासिक, ठीक है। तो ये चीजें आ गई, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ होता है अंदर की ओर या अंतः यानी अंत,
इसको इतना याद रखिए, अंतः से तात्पर्य हो गया अंत। तो जो अंदर की ओर या मध्य में रहे उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो य र ल म ये हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म यानी कि ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है, गर्म। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते में श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्या क्या चीजें इसमें आएगी। ऊष्म व्यंजन आपका तीनों श हो गए और ह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ऊपर ही लिख दिया, वहां पे दिखा दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त क्या होते हैं, संयुक्त यानी जिसमें कोई संग हो। तो यहाँ पे जो दो वर्ण होते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो उनको हम संयुक्त वर्ण कहेंगे। जैसे अक्षर, ये मैंने ऊपर बताया था कि मैं नीचे बताऊंगी। तो अक्षर ये भी पेपर में पूछते हैं कि ये किनके योग से बना है। तो अक्षर क जमा श, त ये त्र है, तो त्र जो है वो त जमा र, ज्ञ ज जमा य, श्र श जमा र। तो ये इनके संयोग से बना है। तो ये किनके संयोग से बना है और इनको क्या कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अयोगवाह वर्ण। ये क्या होती है, तो वे वर्ण जिनका योग ना होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि अंग अह, अंग क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और अह क्या हो गया, विसर्ग हो गया। तो ये क्या है, इनका कोई योग नहीं होता लेकिन फिर भी ये अक्षरों में साथ साथ जो है वो चलते हैं, तो इनको हम अयोग वाह कहेंगे। योग आ गया ना, योग से ध्यान में रखिएगा कि योग इनको ये आपस में जुड़ गए, नहीं था अयोग। योग क्या होता है, जुड़ना, और अयोग यानी जो जिनका कोई जोड़ ना हो लेकिन फिर भी वो साथ चलते हैं, वो हो गए। ठीक है, ये दो हो गए, अंग अह, अनुस्वार और विसर्ग। फिर बात करेंगे उत्क्षिप्त वर्ण की। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो जिह्वा जो है मूर्धा को स्पर्श करती हुई आती है, उनको हम उत्क्षिप्त कहते हैं। ये दो ही होते हैं, और ये ढ बिंदी वाला, ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। अब कुछ नियम भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा ये ड और ढ के बारे में, तो इन्हीं से दो नियम हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लिखा डमरू, तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिन शब्द की शुरुआत लिखते समय इन वर्णों से होती है। अगर वर्ड के शुरू में ये वर्ण आ जाए तो यहाँ पे ये बिंदी नहीं आएगी। डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, यहाँ कुछ उदाहरण देख सकते हैं अगर शब्द के ये शुरू में होते हैं। वहीं पे बात कर ले कि यदि शब्द के अंतर्गत इनके पहले आधा वर्ण आता है तो भी इनके नीचे जो है वो बिंदु नहीं आता है। जैसे कि पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड, मंडल आदि। तो ये जैसे बीच में आ गए हैं और इनके जो है कह सकते हैं कि आधा वर्ण जो है इनके आगे आया है, तो इनके नीचे भी क्या है, ये वाली बिंदी जो है वो नहीं आती, यानी हम यहाँ भी ये वाला और ये नहीं लिखेंगे बिंदी वाला। ठीक है, इसके अलावा दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क पकड़ना, ढूंढना आदि। तो ये दो नियम होते हैं इनके संदर्भ में कि या तो ये शब्द के किसी शुरुआत में आ जाते हैं तो इनमें बिंदी नहीं लगती है, और अगर बात करें कि ये शब्द के अगर कहीं भी आए, लास्ट में आए, बीच में आए, लेकिन इनसे पहले अगर आधा वर्ण आ जाता है तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। तो यही दो नियम हैं इसके। फिर बात कर लेते हैं रेफ या र संबंधी जो नियम होते हैं। तो यदि र के बाद व्यंजन आए तो र को उसी व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन से पहले र का उच्चारण किया जाता है उसको व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दशक, पुनर्निर्माण। तो इसमें क्या है, र के बाद जैसे कोई व्यंजन आ रहा है तो र को उसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे कि क और मा है, तो बीच में जो है र आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, अलग से हमने ये नहीं लिखा कि क र म ऐसे करके नहीं लिखा, हमने क्या किया,
ये जो र था वो कहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया, व्यंजन के ऊपर। नेक्स्ट नियम है, यदि र से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, और र से पहले अगर कोई व्यंजन आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसी में व्यंजन में ही जोड़ देंगे। जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, तो र क्या हो गया, इसमें आ गया, आपके इसके नीचे ही आ जाता है। ठीक है। तीसरा होता है ट वर्ग में र हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है, और अगर ट के साथ इसकी जोड़ी है तो ट में जो है र कहाँ आता है, हमेशा र के जो ट के नीचे आ जाएगा हमेशा। तो ये 3 नियम है र संबंधी। पहला हो गया कि अगर र के बाद व्यंजन वर्ण आए, अगर र के बाद कोई व्यंजन आ रहा है तो उसमें हम ऊपर लिखते हैं, और र से पहले अगर आ रहा है तो हम नीचे लिखेंगे, और जो अगर ट के बाद जो हमेशा आए, ट अगर कहीं भी और वहां पे र आ जाए तो हमेशा ऐसे करके लिखेंगे। तो ये जो है 3 र संबंधी नियम थे। तो आशा करती हूँ कि आपको वर्ण संबंधी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है या जितनी चीजों पे प्रश्न आता है वो सभी मैंने आप सभी को दे दिया। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।